थैंक यू साबिर अली साहब। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब जिस शख्सियत को दावत गुफ्तगू कर रहा हूँ वो PhD डॉक्टर हैं, कई किताबों के मुसन्निफ हैं, शायर हैं, राइटर हैं। मेरी मुराद है डॉक्टर जावेद मंजर साहब से। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और इजाज़त चाहें। ज़ाहिर खुरम साहब ये खूबसूरत तकरीब मुनक़िद की इस बात में ये हकीकत है कि उर्दू अदब किसी की विरास नहीं, बकौल शायर जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। मोहतरम यूनुस हमदम ने इस विसरे से भरपूर फायदा उठाया। 60 और 70 की दहाई में जब हम लोग तालिब इल्म थे और क़याम पाकिस्तान के बाद की नस्ल में हर अव्वल दस्ते की हैसियत रखते थे। उस दौर में जो नौजवान शोरा कराम उर्दू ज़बान और अदब में नई नस्ल की नुमाइंदगी कर रहे थे, उनमें नक्काश काज़मी, अशरफ शाह, वली रिज़वी, सरफत हुसैन, शाहिदा हसन, हसन अकबर कमाल, यूनुस हमदम, ताजदार आदिल, मोहम्मद अली सैयद, इकबाल फरीदी, ख्वाजा रज़ी हैदर, अयूब खावर, परवीन शाकिर और राको मंसूर शामिल हैं। नई नस्ल को भरपूर तौर पर अदबी मंज़रनामे में शामिल होने का मौका मिला उस वक्त मिला जब जवाद मेहदी मरहूम बज़्म-ए-तौबा रेडियो पाकिस्तान कराची से प्रोग्राम प्रोड्यूसर तालीमी इदारों की नुमाइंदगी करते थे। जो हम नई नस्ल के अहले कलम से एक दूसरे से करीब होते चले गए। आज के साहिब किताब मोहतरम यूनुस हमदम खामोश तबीयत मगर जहानत का पैकर और आर्ट्स काउंसिल और अपनी शायरी और नस्ल निगारी में अपनी एक अलग शनाख्त रखते थे। आर्ट्स काउंसिल रेडियो पाकिस्तान और प्रेस क्लब हम लोगों की बैठक हुआ करती थी क़याम पाकिस्तान के बाद से के कब की ये मुशायरे में शरीक होते थे। ख़ासतौर पर कुल सिंध मुशायरा, कुल पाकिस्तान मुशायरे में शिरकत सिर्फ उन्हीं तक महदूद थी जो सीनियर शोरा थे। हम नई नस्ल के लोग कोशिश के बावजूद शामिल नहीं होते थे। उन अहले कलम में आरज़ू लखनवी, आले रज़ा, अहमद हमदानी, अदा जाफरी, अदीब सहारनपुरी, इल्म लखनवी, उम्मीद फाजली, बहार कोटी, बहजाद लखनवी, जमीलुद्दीन आली, ताबिश तेलवी, जौहर सईदी, हिमायत अली शायर, हैदर देलवी, बहार कोटी, बहजाद लखनवी, जमीलुद्दीन आली, ताबिश तेलवी, जौहर सईदी, हिमायत अली शायर, हैदर देलवी, हैरत इलाहाबादी, खालिद अली, दौर हाशमी, राज मुरादाबादी, रईस अमरोही, रईस फरोग, शम्स ज़ुबैरी, कर्रानपुरी, महशर हुज़ैमी, नाज़िर शहरी वगैरह शामिल थे। इन्हीं शोरा में बहैसियत फिल्मी गीत निगारों में भी शामिल होते थे। इन हालात में हमारे साथी मोहतरम यूनुस हमदम ने सबसे पहले फिल्मी गीत निगार की हैसियत से अपनी जगह बनाई और कराची से लाहौर मुंतकिल हो गए। वैसे उन्होंने कराची में रहते हुए अखबारों से कालम निगारी और फिल्मी गीत निगारी की इब्तिदा कर दी थी। यूँ आज के साहिब एजाज ने हमारे लिए अदबी दुनिया में राह हमवार की और बहुत जल्द पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर अदबी हलकों में मशहूर होने लगे। जहाँ तक फिल्मी गीत निगारी का ताल्लुक है तो इन्होंने तकरीबन 2,500-3 हज़ार गीत लिखे हैं और इस हल्के में अपने आप को मनवा लिया है। शायर, अदीब, सहाफ़ी मोहतरम यूनुस हमदम आजकल न्यू जर्सी अमेरिका में रिहाइश पजीर हैं, मगर उन्होंने आज भी पाकिस्तान से अपना नाता नहीं तोड़ा है। जब भी पाकिस्तान आते हैं तो अपने कराची के घर में रिहाइश पजीर होते हैं। मैं इन्हें किताब की तकरीब इजरा पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनकी एक गज़ल के चंद अशआर पेश करता हूँ। समाअत फरमाइए। बगैर बोले मुझे लाजवाब कर गया, बगैर बोले मुझे लाजवाब करके गया, वो अपनी आंखों से अपना खिताब करके गया। वो बेवफा था मगर एक दिन हुआ कुछ यूं, वो बेवफा था मगर एक दिन हुआ कुछ यूं, मेरी वफा का वो सारा हिसाब करके गया।
وہ بے وفا تھا مگر ایک دن ہوا کچھ یوں میری وفاؤں کا سارا حساب کر کے گیا. نہ جانے اس کی دعاؤں میں کیسا جادو تھا, نہ جانے اس کی دعاؤں میں کیسا جادو تھا, جو دل میں کاٹا تھا اس کو گلاب کر کے گیا, جو دل میں کاٹا تھا اس کو گلاب کر کے گیا. کہ اس کے سامنے ایک بھیڑ تھی دیوانوں کی مگر وہ میرا ہی بس انتخاب کر کے گیا. کہ اس کے سامنے ایک بھیڑ تھی دیوانوں کی مگر وہ میرا ہی بس انتخاب کر کے گیا. کہ میں بھی خانہ خرابوں میں ہو گیا شامل, کہ میں بھی خانہ خرابوں میں ہو گیا شامل, مجھے بھی یارو وہ ایسا خراب کر کے گیا. کہ میں بھی خانہ خرابوں میں ہو گیا شامل, مجھے بھی یارو وہ ایسا خراب کر کے گیا. بغیر بولے مجھے لاجواب کر کے گیا, وہ اپنی آنکھوں سے اپنا خطاب کر کے گیا. بہت شکریہ. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں جس شخصیت کو بلا رہا ہوں, پچھلے کوئی 35 سال سے وہ بھی فلم انڈسٹری سے وابستہ ہیں, پاکستان کی نمائندگی دنیا بھر میں کر چکے ہیں, اس وقت یو کے میں مقیم ہیں, نفیس ترین شخصیت ہیں, یونس ہمدم صاحب کے دوست ہیں. میری مراد ہے جمال اکبر صاحب سے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پہ آئیں اور یونس ہمدم صاحب کے حوالے سے اپنے خیالات کریں. السلام علیکم. بڑی خوشی کی بات ہے یونس بھائی یونس ہمدم کی آج تقریب ہے. ویسے تو ان کے بارے میں ماشاء اللہ بڑی اچھی اچھی باتیں سبھی لوگ کر چکے ہیں, ہمارے بہت کرتے بھی رہتے ہیں. میرا ان سے بہت پرانا تعلق ہے. میرے خیال سے اگر بچپن میں کم تو غلط نہ ہوگا, 12-13 سال کی عمر تھی میری, اور یونس بھائی مجھ سے بڑے تھے, کچھ جوانی کے اس میں قدم رکھ چکے تھے. گانے کا مجھے بچپن سے ہی شوق تھا, اکثر پروگراموں میں جایا کرتا تھا. تو اسی زمانے میں یونس بھائی نے خان صاحب کے لیے ایک گیت لکھا جیسے بہت تھی, لے کے چلیو ہمارا پیار, ادے گوری لے کے چلیو ہمارا پیار. یہ بات ہے کوئی 50 سال کہہ سکتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ. تو وسیع گانا جب یہ بجا ریڈیو سے بڑا مقبول ہوا, تو وہ گانا خان صاحب میڈیسن کا کیونکہ غزل تو وہ گاتے ہی تھے, اسی سے ان کی پہچان ہوئی. تو جب میں نے گانا سنا تو اسٹیج پہ میں نے گانے کو گایا, اور اتنا مقبول گیت تھا کہ ہر فنکشن میں مجھے سب سے پہلے اسی کی فرمائش ہوا کرتی تھی. تو میں یہ جب میں نے گایا تو تب ان سے میرا تعارف ہوا, اور جب سے میری ان سے دوستی ہوئی اور اتنی ہوئی کہ ماشاء اللہ آج بھی ہم ایک ساتھ ہر جگہ ہوتے ہیں. یہ بھی امریکہ میں لنڈن میں ہوں, امریکہ میں بھی میرا بیس ہے, نیو جرسی میں میرا بھی اپنا گھر ہے, میری بیٹی بھی وہاں رہتی ہے, وہاں آنا جانا ہے میرا. تو اتنا ساتھ رہا اور اتنے خوبصورت لمحات ہمارے ایک ساتھ گزرے ہیں. شاید تو ماشاء اللہ یہ ہے بہت اچھے گیت غزل, اور خاص طور پہ میں کہوں گا میرے استاد جو خان صاحب مہدی حسن, جو اس صدی کے سب سے بڑے گائک, جنہوں نے غزل کو سمجھے ایک ایسی عزت اور ایسی آبرو بخشی ہے کہ جو کوئی بھی اس جگہ نہیں پہنچ سکا. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے ان کے لیے بھی, اور بڑی اعزاز ہے کہ ان کے لیے انہوں نے بڑے نغمے اور گیت لکھے فلم کے حوالے سے بھی اور غیر فلمیں بھی. جب یہ لاہور گئے تو اتفاق سے میرا بھی لاہور جانا انہیں دنوں میں ہوا, وہاں بھی ہمارا ساتھ رہا کیونکہ مجھے فلموں کے لیے جب بلایا وہاں بہت اچھا ہمارا وقت گزرا, بڑا اچھا کام ایک ساتھ ہم لوگوں نے کیا. تو بس یہ بڑی خوشی کی بات تھی کہ آج بھی ہم لوگ ساتھ ہیں اور سب لوگ آپ لوگ اسی طرح سے ان کو یہاں ان کی پذیرائی کرتے ہیں. تو گیت میں تھوڑا سا بول میں چاہوں گا
क्योंकि बहुत से लोगों ने वो गीत सुना नहीं होगा, तो वो शायद वो रिकॉर्ड भी हो जाएगा। लेके चली हो मोरा प्यार रे गोरी, लेके चली हो मोरा प्यार रे, लेके चली हो मोरा प्यार रे गोरी, लेके चली हो मोरा प्यार रे। तुझसे बिछड़ कर चैन मिले ना, चैन मिले ना, तुझसे बिछड़ कर चैन मिले ना, चैन मिले ना, नैनों के बरसात थमे ना, हाय थमे ना, लुट गया चैनो करार रे गोरी, लेके चली हो मोरा प्यार रे। नैनो दुआरे निंदिया नाए, नैनो दुआरे निंदिया न आए, पल भर मनवा चैन न पाए, रो रो कर रे पुकार रे गोरी, लेके चली हो मोरा प्यार रे। ये पहला गीत था जो इन्होंने भी लिखा, और यही भी मैंने कहा कि इसमें से बड़ा अलग ने मुझे नाम दिया। और वैसे भी ये जो भाई खुद ही वो किस्सा बताते हैं, तो उसको मैंने इतना गाया, तो जब मेरी आसम मेहदी हसन से मुलाकात हुई उस वक्त, तो हम एक साथ ही प्रोग्राम में थे। तो ज़माने में वो टीवी ऑडिटोरियम का प्रोग्राम था, उसकी ओपनिंग थी मेरे ख्याल से कोई न्यू कराची के आके। तो उससे पहले मैं ही गाने के लिए मैं आया, तो बाद में खान साहब को गाना था उनको, तो 2 या 3 आइटम मेरे थे। उसमें फिर कुछ उनसे कहा, बात हो रही थी कि वो जो आजकल आपका गीत चल रहा है तो वो भी आप सुनाएंगे क्या, उनसे फरमाइश की। जैसे कि उन्होंने कहा कि भाई ये गीत जो है वो जमाल अकबर को मैंने वक्फ कर दिया। जमाल के लिए ज़बान से ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो इस टाइप के गीत गाते नहीं थे, क्योंकि वो चलते हुए गाने और ये ज़रा उनका मिजाज नहीं था। पहले जब वो जमाल अकबर सुनाएंगे आपको, तो वो मुझे ये कहेंगे वो गोद ले लिया, तो मैंने मुझे गोद दे दिया था इस गाने में। तो उसको इतना मैंने गाया कि यकीन करें वो रेडियो में तो खैर बजा ही बजा, लेकिन उसके बाद भी हर फंक्शन में मैं जो गाया तो और ज़्यादा मेरे लोगों में, पब्लिक में बहुत ही तरह ये फेमस हुआ। तो बहरहाल इस तरह की बड़ी चीज़ें हमारे साथ ज़िंदगी में चलती गई, और इस सफ़र हमारा मोहब्बतों का, दोस्ती का भाई के साथ चलता रहा। और आज भी माशाल्लाह इसी तरह से हम एक दूसरे के साथ हर जगह होते हैं, बाहर भी, अमेरिका में भी, यहाँ भी, और एक फैमिली की तरह हम लोग हैं। तो साबिर भाई मेरे बैठे हुए हैं, इनसे बड़ा प्यार है हमारा, और बड़े माशाल्लाह उन्होंने इंटरव्यू वगैरह भी किए, और बड़ा साथ हमारा उनका रहा है। बड़े अच्छी फैमिली की तरह सब हम लोग हैं। ये बस खुशी की बात है कि आज भी अल्लाह ताला ने हमें सेहत दी, और एक साथ चलने का, आने जाने का एक मौका अल्लाह ताला दे रहा है। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला इनको इज्जत दे और इनको इनकी उम्र दराज करे, और हम सब लोग इसी तरह इनकी खुशी में शामिल होते रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं जिस शख्सियत को मदद कर रहा हूँ, पिछले 50 साल से जर्नलिज्म से वाबस्ता हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं,
राब्ता इंटरनेशनल फोरम के चेयरमैन हैं, यूनुस हमदम साहब के बहुत पुराने दोस्तों में हैं। मेरी मुराद है नुसरत मिर्ज़ा साहब से, मैं गुजारिश करूंगा नुसरत मिर्ज़ा साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्याल मैं मोहतरम प्रोफेसर अंसारी साहब को देखकर बहुत खुश हुआ हूँ। एक ऐसे बाद में मुलाकात हो रही है और अनवार हैदर साहब से तो हमारी मुलाकात रहती है। और लेकिन अब सबसे आज की जो महफिल में जो मौजू है मेरे ख्याल में वो तो इस किताब की नुमाई है। इस किताब पर अभी तक कोई बात नहीं हुई है। मैं इससे गुफ्तगू का इसका आगाज़ करना चाहता हूँ। अब ये बताते खुद जो इनका नाम है आंसू भी इबादत, ये बताते खुद इसमें इतनी कशिश है। और फिर इसमें जो उन्होंने अपने पेशरफ लिखा है जिसका मेरी बात के हवाले से, वो जब आदमी इसको पढ़ लेता है 1.5 पेज का है, वो बताते खुद इतनी कशिश रखता है कि वो पूरी किताब पढ़ने पर मजबूर कर देता है। अब इस किताब में अगर मैं ये बात इसकी तरतीब की, मैं सबसे ज़्यादा मैं इनकी दानाई का जो इजहार है वो इनकी किताब की तरतीब से होता है। और वो ये है कि वो कहते हैं कि मैं फिल्म से कलम की तरफ जो सफ़र जो हुआ, मैं ये समझता हूँ कि वो जब अल्लाह की हिदायत उनको नसीब हुई तो वो कलम की तरफ आए और फिर उन्होंने कलम के हवाले से जो बात की है वो बता दे खुद कि वो स्याही बन जाए, हर एक पेच आएगा तो मैं फिर वो सारे साहब नहीं छोड़ता हूँ। लेकिन मैं जो बातें करना चाहता हूँ, तरतीब की बात जो उन्होंने की है, सबसे पहले जो उन्होंने गुफ्तगू की है अपने शायरी में जो कलाम पेश किया है वो हम दो सना से शुरू किया। इसके बाद में उन्होंने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात की है जो कि 2-3 बहुत ही अच्छे अशार है उसमें। फिर माँ पे बात की और क्या खूब बात उन्होंने की है कि वो भी नहीं मैं, अल्लाह भी नहीं मैं और माँ भी नहीं। तो मैं उसको पढ़ना इसलिए नहीं चाहता हूँ कि मैं शायर नहीं हूँ, मुझे शायरी से शक़फ़ नहीं है। मैं तो सियासत का और सहाफ़त का एक मेरा एक हिस्सा ज़िंदगी गुजर गई है। 55 साल से मैं कालम निगारी कर रहा हूँ। 1969 में मेरा पहला कालम छपा था और फिर छपता चला गया। तो फिर ये बात भी जब आप ये लोग कह रहे हैं तो मैं भी 12 साल यूरोप में रहा, इटली में, और अपने वतन की मोहब्बत जो लोग बाहर रहते हैं उनको हमसे कहीं ज़्यादा होती है जो यहाँ रहते हैं। उनकी दिल जो है हर बात पर तड़पता है क्योंकि उनको बहुत सी बातें मालूम नहीं होती हैं। उनके पास बहुत सा फिक्र होता है कि हम क्या करें हालत में, हमारे पास सब कुछ है लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है। तो वो उन्होंने जब बात की तो मैं अभी पहले तो ये बात यहाँ कर लूँ। फिर कुछ गज़लियात हैं जो तजुर्बात और उनके एहसास से मज़यन हैं और वो उन्होंने उसमें भी ज़माने हाल को और कदीम को का मुआवजा भी किया है। फिर जो बात है उन्होंने ज़माने की अच्छाई और बुराई पर जो सिलसिला है उसका जिक्र किया है। और इसके बाद में जो आपको ये कहा जा सकता है कि आखिर में जब उन्होंने जो अल्फाज कहे वो इनकलाबियत उसमें मौजूद है। और ये कहा जा सकता है कि आज अभी हबीब जालिब को लोग जो भूल रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये कहे कि आज कब भी हबीब जालिब पैदा नहीं होता है वो गलत है और हबीब जालिब पैदा हो गया। उनके अशार के आखिरी जो हिस्सा है वो अगर आप देखें तो क्योंकि हम सियासत के खिलाड़ी हैं तो हमें ये बात मालूम है कि ये यानी दूसरी एक और बहुत अहम बात है कि जब सहाफ़त हमने सीखनी शुरू की तो हमें ये प्रॉब्लम आया, सबसे मसला ये पैदा हुआ। मैं तो कोशिश करूँगा तो उर्दू और बोलूँ तो वो प्रॉब्लम का लफ्ज़ आ गया तो मैं मसला कहता हूँ। तो ये मसला दरपेश हुआ कि रीच उसकी कैसे दूर तक बात पहुँचाई जाए। तो फिर उसके लिए आसान ज़बान उर्दू समाज इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो उन्होंने अपने तमाम अशारी में जो है बहुत ही आसान जो ज़बान इस्तेमाल की है जो इनकी रसाई को बढ़ा देगी। अब मैं जो फिर अब सियासत का जो मेरा मैदान है उस पर मैं बात करूँ थोड़ी सी। तो हमारे भाई आगा मसूल ने जो सियासत से सारी गुफ्तगू शुरू की है तो वहाँ पर चल कर ही अपनी टांग टूटेगी हमारी भी, तो वहीं पर जाते हैं। तो गुजारिश ये है कि ज़िंदगी का जो बेशतर हिस्सा हमारा हैदराबाद में गुजरा और स्टूडेंट लाइफ से लेकर ताहाल हम सियासत का तो हिस्सा हैं और सहाफ़त का भी हिस्सा है। अब जो सियासत हम कर रहे हैं वो अब उस्तादी की सियासत कर रहे हैं।
پہلے تو ہم خود سیاست میں تھے، 2 دفعہ وزیر بن گئے، بس کافی ہے. اور جو انہوں نے شکایت کی ہے، لیکن انہوں نے ہم سے نہیں کی ہے، وہ تو جو حکمران ہیں ان سے کی ہے کہ بھائی کوئی بھی ایماندار واپس نہیں آتا، سارے کرپشن میں ملوث، ہم تو واپس صحیح سلامت آئے اور ابھی تک ٹھیک ہے. اور اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ فضل کیا کہ 81 سال کی عمر میں بھی ہم اپنے پیروں پہ چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کا حساب بڑا میتھمیٹک بڑا زبردست ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو اس کا صلہ دیتا ہے. تو میں گزارش آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ ہے، جو ہمارے بھائی نے کہا کہ جب ہم پاکستان آئے تو ہم نے تمام اپنے دوستوں کو، جو حیدرآبادی دوست تھے، ان کو جمع کیا. حیدرآباد کے جو لوگوں کی عجیب خواہش ہے کہ وہ بڑی محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، یا لاڑکانہ کے لوگ بھی ہو تو وہ بھی، کہ جو ہم تو دیہات کے لوگ ہیں، ہم تو دیہاتی ہیں نا، کراچی کے لوگ تو نہیں ہیں، ہم دیہاتی لوگ ہیں حیدرآباد کے. تو وہاں پر ایک عجیب بات ہوتی ہے کہ وہ بہت محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کو، جہاں مل جاتے ہیں تو وہ پھر اس کام کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ الیاس شاکر کا ذکر آیا. یہ الیاس شاکر بہت چھوٹا سا بچہ تھا، 16 سال کی عمر کا. تو جب وہ معاشرہ لگا تو یہ ایک چاڑی ایک جگہ ہے، وہاں پر یہ وہ ایک پپاری ہوتی ہے، وہ جس کو یوں کرتے تھے تو وہ لمبی جاتی ہے، تو وہ بجا رہا. تو پولیس والے نے پوچھا کیا کر رہا؟ تو اس نے کہا صاحب کون کو جگا رہا. اس کو پکڑ لیا اور ماشاء اللہ کے تحت اس کو چھوڑ دیا. الیاس شاکر کا. اب میں اس زمانے میں لیڈر تھا تو میں اس کے دوست کی حیثیت سے ماشاء اللہ کورٹ میں پیش ہوا. اور یہ میرے پریس کانفرنس آج بھی موجود ہے، میرے پاس محفوظ ہے وہ جو میں نے لکھی. الیاس شاکر کا میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہمارے بھائی نے کیا ذکر کر دیا اس کا. تو بہت چھوٹا بچہ تھا، 16 سال کا، بڑا حسین جمیل لڑکا تھا، وہ میمن بچہ تھا. تو اب اس کو بھیج دیا کہاں؟ ہری پور ہزارہ. تو ہری پور ہزارہ میں اختر ایوب اتفاق کے اپنے اختر ایوب جو ایوب صاحب کے بیٹے تھے، وہ میرے دوست تھے، کیونکہ ہری پور میں 2 سال پڑھا ہوں انجینئرنگ. تو میں نے ان کو فون کیا، بھائی تمہارے لوگوں کے بارے میں بچی کو یار میں نے باتیں سننے کو نہیں ملتی ہیں، تو مہربانی کر کے ہمارے بچوں کا خیال رکھنا. بہت اچھے بچے ہیں. تو انہوں نے کہا فکر نہ کرو، کھانے پینے کا میں پورا بندوبست رکھوں گا، جو آپ کی شکایت ہے وہ میں سمجھ گیا. تو وہ پھر ہم ان کو نکال لائے کسی طرح سے. تو بات یہ ہے کہ جس وقت جو سیاست کی اس وقت بات کر رہے ہیں، ایک تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو صورتحال چل رہی ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم ایک کالم لکھتے تھے تو صدر صاحب کا فون آ جاتا تھا، DGI کا فون آ جاتا تھا. اور مثال کے طور پر ابھی آج ہم شکیب راجہ صاحب کا ذکر ہوا، وہ نہیں آئے. اگر وہ آتے تو وہ ضرور کہتے کہ بھائی تم تو ایسے لوگ ہو جو ڈپٹی کمشنر کو بدلتے ہو. تو وہ یوں تھا کہ جب وہ حیدرآباد میں 30 سپٹمبر کا واقعہ ہوا، یہ بات ڈپٹی کمشنر. تو ہم اس وقت جو ہمارے مولانا وسیم احمد نقوی تھے، جن کا ذکر کیا ہمارے بھائی نے صاحب نے، وہ وزیر تھے. تو ہم نے غلام حسن خان کو کہا کہ بھائی آپ حیدرآباد چلے ہیں، 300 کے قریب آدمی مارے جا چکے ہیں. ہاں وہ بہت بڑا حملہ کیا تھا. وہ اس وقت یہ مسئلہ یہ نہیں تھا. مسئلہ یہ تھا کہ جنرل مرزا اسلم بیگ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ حکومت جو ہے بے نظیر کو دے دی جائے. تو میں جنرل مرزا اسلم بیگ سے 24 اگست 1988 کو اور 25 اگست 1988 کو ملا. 17 اگست 1988 کے بعد پہلا سویلین تھا جو ملا. تو میں نے ان سے جو باتیں کی وہ تو میں نہیں بتاؤں گا، لیکن بات ان سے یہ بات انہوں نے یہ کہی، مجھ سے جو بات کہی وہ یہ کہی کہ ہم یہ حکومت جو ہے وہ بے نظیر کو دے دیں. تو میں نے ان پر اعتراض بھی کیا. تو پھر مجھ سے جو یہاں کے جو حکمران ہیں اصل ان لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ بھائی تم ان کو مناؤ مرزا صاحب کو کہ یہ کسی طرح سے بے نظیر کو حکومت نہ دیں. میں نے بھائی وہ مجھ سے بڑے ہیں اور وہ میرے سے 10 سال بڑے ہیں، 12 سال 40 سال کی عمر ہے ان کی افسر. تو وہ مجھے ڈانٹ پڑ کھانا تو اب دوسری دفعہ نہیں ہے، ایک دفعہ میں کھا چکا ہوں. تو اس کے بعد میں وہ انہوں نے مناسب سمجھا کہ یہ الیکشن کو ملتوی کرا دیں جو ان لوگوں نے جو حکمران ہیں اصل میں. تو یہاں پر فائرنگ کر کے انہوں نے ایک ایسا ماحول پیدا کیا کہ ایک پیمانہ کے بدامنی ہے اور وہ چاہتے تھے کہ الیکشن ہو جائے اور بے نظیر کو حکومت نہ مل جائے. تو ہم نے پھر یہ شکایت کر دی اور یہ میں نے کالر لکھ دیا کہ یہ ISI نے کرایا، کیونکہ وہ انہوں نے رابطہ مجھ سے کیا. تو جنرل حمید گل کا مجھے فون آیا کہ تم میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہو. میں نے کہا تم اپنے ڈپٹی سے پوچھو کہ ذمہ دار کون ہے اس کا. اور ساتھ ساتھ میں نے یہ ایک اکبر صاحب تھے SSP تھے وہاں پر، وہ ان کا نام لیا اور ان کا لیا
राजा शफीक राजा साहब का हमारा ताल्लुक मुस्लिम कॉलेज हैदराबाद से इस तरह से है कि वो अभी कॉलेज के लेक्चरर बने थे, हम अभी स्टूडेंट लीडर थे। तो वो जो कमिश्नर थे तो कभी बात होगा साथियों से कहते थे भाई वो तुम्हारा स्टूडेंट है, उसने कहते कभी मत कहना कि मेरा स्टूडेंट है, मेरा स्टूडेंट है, वो नाराज हो जाएगा और मुझे सुनाएगा। तो मैं बहरहाल मुझे ये तौफीक हासिल नहीं हुई कि कभी मैं उनकी क्लास अटेंड कर सकूँ। तो बहरहाल मैंने कहा कि भाई डिप्टी कमिश्नर एसपी दोनों को बंदी करो। जो मैंने तहरीक की तो गुलाम साहब की तरफ आती, तो फिर वो बंदी तो नहीं हुए क्योंकि उनके सपोर्ट में ज़्यादा ताकतवर लोग थे, लेकिन अव्वल वो बहरहाल मुझसे ये शिकायत करते हैं कि तुम डिप्टी कमिश्नर को बदली कर करा देते। तो गुजारिश मेरी ये है कि इस वक्त का जो सवाल है, अगर हम इसकी बात करें यहाँ से, अगर बात को मैंने सिर्फ एक बेस बनाया है, फिर ये बात में आगे करना चाहता हूँ और वो ये करना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान जो है वो बहरहाल जिस हालात से भी, जैसे कोटा का जिक्र किया हमारे भाई ने, वो कोई खतरे की हालत में नहीं है। मैं आपको कोटा की हैसियत आपको बयान करना चाहता हूँ। जो उनकी जो उसमें देखिए पहले जो फंड आता था वो रशिया से आता, USSR से आता, वो मिलता था खैरबख्श मरी को और वो मिलता था दूसरे सरदारों को। तो लड़ाई पहाड़ों पर होती थी। अब वो सब के सब खामोश हैं, सब हुकूमत में शामिल हैं, मुतमईन है। जो इलाका इस वक्त जो हमारा जो इलाका जो जहाँ पर प्रॉब्लम है वो तुर्बत बाकी, अच्छा उसकी जो आबादी है कोई 50% आप समझ लें पश्तून है और 50% उसमें जो दूसरे इलाके बलोच कह लें उन्हें। बलोचों में भी डिफरेंस ये है कि जो उसमें कुछ बरावी हैं, बरावी अपने आप को बलोच कहते हैं, अच्छे वो पुराने द्रावड़ एक्चुअली जो हासिल बदल जो था मेरा बड़ा गहरा दोस्त था, वो मुझे सारे मुल्क में कुछ भी वाक़या हो रहा हो तो मुझ पर ये कहता था कि तू ये फौज का दोस्त है। तो मुझे कहता था ये तुम लोग क्या कर रहे हो, भैया कर रहे हैं तो मैं थोड़ी कर रहा हूँ, कोई कर रहा है। तो खैर किस्सा मुख्तसर ये है कि वो ये लोग असल में द्रावड़ ये लोग हैं, कुछ हिस्सा यहाँ पर है, कुछ लोग जो है बाकी इंडिया के अंदर वहाँ जो कि जनूबी इंडिया है हमारे इन ब्राह्मण उन्हें मार के उन्होंने निकाल दिया। और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसमें अगर आपको हमारे हिस्सा जिसमें ये है कि जो शूदर जो है वो बेसिकली वो ओल्ड सिविलाइजेशन के लोग हैं जिनको शूदर बना के उन्होंने अपने पास गुलाम बना के रखा हुआ है। ब्राह्मण उनका दिमाग तो जो है वो ब्राह्मण का है, हाथ जो है वो शास्त्री के हैं और पाँव जो है वो किसानों के हैं और पैर जो है वो शूद्र। बहरहाल मैं जो एक तो ये बात है कि कोई खतरा नहीं है, आप इससे बेफिक्र हो जाए। ये हमारे से कोई जो आलमी अपने जो आलमी मनसूबा है जिसको यूनॉन प्लान कहते हैं और कर्नल पीटर राफ प्लान कहते हैं और जो बाइडेन प्लान पे उसे कहते हैं, उसके तहत में एक ग्रेटर बलूचिस्तान बनना है, जो वो हमने उसको उसका बंदोबस्त मुनासिब कर लिया। तो मैं ये बात इसलिए कहता हूँ ये छोटी बड़ी जो उसकी मस्जिद होती है वो हम जानबूझ के होने देते हैं और इंडिया इस पर बहुत पैसा खर्च कर रहा है, उसे करने देते हैं और दो और बड़ा मसला नहीं है। 300 अगर ये मेरा मैगजीन हुआ, मैं आपकी जो इस महीने मैगजीन आएगा जो हमारा एक जाली निगाह है जो मैं 17 साल से छापता हूँ और एक अंग्रेजी का है इंटरेक्शन है वो भी 17 साल से मेरा छपता है, वो स्टडी का पेपर है और उसमें हम रीजनेबली हम बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। और हमें आपने देख लिया कि जब 27 मई 2019 हुआ था तो हमने क्या किया और अब भी जब हमने किया तो फिर क्या किया, तो हमने भी उनके जो भी आदमी थे, अगर फर्ज कर लीजिए ईरान की बात मान ली जाए कि वो उन्होंने उनको मारा है, तो दोनों एसेट तो थे वो इंडिया के थे या मोसाद के थे या MI6 के थे या CIA के थे, हमारे तो कुछ नहीं था। सारे एसेट जो है उधर भी मरे, इधर उनके मरे और वो भी उधर भी उनके मरे, हमने उनके साथ मार दिए। तो बेसिकली और अब भी ताकत का मदद आधार भी कर दिया। तो अब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि अब मैं आपसे कहना नहीं चाहता कि हमारे पास बहुत से सरप्राइजेज हैं जो किसी वक्त में आपको देखने को मिलेंगे। और मैं बात को क्योंकि अगर ये बातचीत को ख़त्म नहीं होने वाली है, लेकिन बाद में पाकिस्तान के जो हालात हैं इस वक्त के वो ज़ाहिर मुस्तैद करने वाले हैं और इस तरह बढ़ता जा रहा है और उसको कोई किसी तरह से भी कमी नहीं हो रही है। लेकिन बहरहाल एक मंसूबा के तहत में कुछ काम तो हो रहा है जो उसका इजहार नहीं किया जा सकता। अगरचे ये बात मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जो सरहदें हैं हमारी महफूज हैं। अंदरूनी तौर पर अगर भी एक फलसफा ये बना था कि अगर हम बाहर से हमले से महफूज हो जाए तो फिर कुछ भी होता रहे हम निमट लेंगे। तो अब एक तो और प्रॉब्लम लोग कहते हैं अक्सर बेशतर कि भाई आपका जो न्यूक्लियर एसिड है वो खतरे में है, तो कोई खतरे में नहीं है, हम वी आर सेफ और इस पर हमारी रिसर्च जो है काफ़ी है, हम इस पर काम करते हैं। और मेरा सब्जेक्ट भी जो मैं फिर इससे निकल गया हूँ नॉर्मल जो कानून निगारी है
मैं स्टडी का फील्ड पर लिखता हूँ। तो और वो मैं अपने आपकी खिदमत में जनाब मोहतरम यूनुस हमदम साहब की, अगर बहुत सारे उनकी यूनुस पर भी मैं गुफ्तगू करना चाहता था, हमदम पर भी गुफ्तगू करना चाहता था, लेकिन ये मौका नहीं है। तो अगर हमें दे दे तो मैं अपनी किताब एक पेश करना चाहता हूँ जो कि इसी से मुताल्लिक है। चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।